अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आसिफा निसार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम क्लास 10th। पहले हम देखेंगे चेंज क्या होती है। व्हाट इज़ चेंज? चेंज दो तरह की हो सकती हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब ऐसी चेंज है जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी किसी सबस्टेंस की चेंज ना हो, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई असर ना पड़े, हम ऐसी चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ पेपर। मेरे पास ये पेपर है, मैंने इस पेपर को पीसेस में कट किया है। जो मेरे पास बड़ा सा पेपर था ये भी वही है। इसमें सिर्फ चेंज ये आई कि वो बड़ा सा शीट था, ये छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो भी पेपर था, ये भी पेपर ही है। जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वही इस पेपर छोटे से टुकड़े की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो ऐसी चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर एंड वाटर। जब हम शुगर और वाटर को डिज़ोल्व करते हैं तब स्वीट वाटर बनता है। स्वीट वाटर, अगर हम इस स्वीट वाटर की प्रॉपर्टी देखें, वाटर जो लिक्विड है, स्वीट वाटर भी ये भी लिक्विड ही है, ये वाटर फ्लो करता है, ये भी फ्लो करता है। शुगर स्वीट है तो ये भी स्वीट है। तो यहाँ पे कोई जो शुगर की प्रॉपर्टीज़ है इसमें भी हमें वो प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ है इसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनी। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर हम वैक्स ले लें, मोम ले लें, उसको मेल्ट करें, जो मेल्टेड वैक्स होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, वो वही है जो इसकी प्रॉपर्टी है, वही उसकी भी है। अब फ़र्क यह है कि स्टेट चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज इसमें शेप चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता। फॉर एग्जांपल वाटर को हमने फ्रीज किया, उसको आइस बन गया। जब ये वाटर को हमने फ्रीज करके आइस बनाया तो ये आइस कोई नई चीज़ बनी? नहीं, ये आइस ही है। ये सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे हमने लिक्विड फॉर्म में वाटर लिया है, यहाँ पे हमने सॉलिड फॉर्म में इसको चेंज किया है। तो जो केमिकल यहाँ पे वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो है H2O, आइस का भी है H2O। तो कोई चेंज नहीं हुई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसी चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब है केमिकल चेंज। वो चेंज है जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सबस्टेंस की वो चेंज हो जाए। पहले वो कुछ और होता है, बनने के बाद वो कुछ, जब हम उसकी केमिकल चेंज करते हैं वो कुछ और बन जाता है। जिन सबस्टेंस से वो बना हुआ, फॉर एग्जांपल A+B, जब A और B मिले ये C और D बने। AB की अलग प्रॉपर्टीज़ है, CD की अलग प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है आपको पता है, आयरन Fe, अगर हम इसको बहुत टाइम तक रखें, बाहर हम रखें धूप में, या मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, तो ये चेंज हो जाएगा इनटू रस्ट। रस्ट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये चेंज हो जाएगा इनटू रस्ट। ये रस्ट की फॉर्मूला है। पहले ये खाली आयरन था, अब ये आयरन ऑक्साइड बन गया, रस्ट। तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना। ये सॉलिड शाइनी सबस्टेंस था पहले, अब ये डल हो गया है, इस पे ब्राउनिश कलर की लेयर चढ़ गई है, वही है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टीज़ है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम मिल्क को कन्वर्ट करें कर्ड में, मिल्क जो हम कच्चे दूध के साथ, क्या हम कर्ड को भी वही इस्तेमाल हम कर्ड भी कर सकते हैं? नहीं। कर्ड की अब अलग प्रॉपर्टी है, इट इज़ सोर इन टेस्ट, बट मिल्क इज़ नॉट सोर इन टेस्ट। इस तरह से अगर हम पेपर को बर्न करें, पहले मैंने आपको फिजिकल चेंज में बोला था कटिंग ऑफ पेपर।
पेपर को मैंने सिर्फ कट किया था, उसका सिर्फ साइज चेंज हुआ था, लेकिन मैं जब पेपर को बर्न करूंगी यहाँ पे ऐश बनेगा और कुछ गैसेस निकलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। केमिकल चेंज जो है, केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे नया सबस्टेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल जो सबस्टेंस फॉर एग्जांपल A+B जो मिले हैं, इनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। इन्होंने जो बनाया C+D, इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, इन्होंने बनाया वाटर। इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, इन्होंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज़ है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज़ है। बोथ ऑफ देम आर इन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। दूसरा, दोनों का नेचर है ये जलाने को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम वाटर देखते हैं, जब ये दोनों चीज़ें जो हैं, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी दोनों कंबशन को सपोर्ट करते हैं, इनसे कंबशन हो सकती हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। इसे हम आग बुझाते हैं, इसको हम पी पाते हैं। इसी तरह से है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये खाली मैग्नीशियम था, अब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ये खाली ऑक्सीजन था, अब इसके साथ मैग्नीशियम जुड़ गया, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तब एक वाइट पाउडर सा बनता है और डैजलिंग लाइट निकलती है। मीन्स नई चीज़ कोई बनी। इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन को अब ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सबस्टेंस इनटू अनदर केमिकल सबस्टेंस। किसी केमिकल सबस्टेंस का ट्रांसफॉर्म होना अनदर केमिकल सबस्टेंस में, जिसकी डिफरेंट न्यू प्रॉपर्टीज हो, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट्स। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट की नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती हैं, अब एक केमिकल रिएक्शन जब हो, हम कैसे उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुई? उस वक्त एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ हीट हो सकता है, या तो हीट निकल सकती है या तो हीट देनी पड़ेगी, साउंड भी निकल सकता है, स्टेट चेंज हो सकती हैं और कलर भी चेंज हो सकता है। अब है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो आपने देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सबस्टेंस इनटू अनदर केमिकल सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। बट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन लिखते हैं x+2 = 5, ऐसे हम लिखते हैं, इसी तरह से हम सिंबल्स के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स या फार्मूलाज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक का सिंबल लिया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इसकी फार्मूला ली गई है। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है, ये बनाता है जिंक सल्फेट और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमने फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जिंक सल्फेट। पहले मैंने लिखा है यहाँ पे जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट। तो इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं जिंक प्लस H2SO4 विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज। यहाँ पे हमने जिंक का सिंबल लिया है Zn और H2SO4 लिखा है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला हमने लिखी है। यहाँ पे जिंक सल्फेट बना ZnSO4, हमने इसकी फार्मूला लिखी, और H2 गैस। अब एक केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन? सिंबल्स और फार्मूलाज जो होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स के सिंबल और फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल जिंक है और H2SO4 है, ये दोनों रिएक्टेंट है, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं।
इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को हम बीच में प्लस साइन लगाते हैं। ये तो हुआ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से जब हमें प्रोडक्ट लिखना हो, प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो उनके बीच में भी हम प्लस साइन रखते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट साइड से लिखते हैं। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के साथ सेपरेट करने के लिए हम बीच में डालते हैं एरो, और जो एरो का हेड होता है इट इज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। एरो का हेड जो है इसको हमने पॉइंट किया है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। मैं फिर से एक बार बोलूँगी, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो तो उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो तो उनके बीच में भी प्लस साइन लगाते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आपस में अलग करने के लिए हम बीच में एरो का साइन लगाते हैं। एरो का हेड जो होता है वो हम दिखाते हैं प्रोडक्ट साइड के थ्रू, पॉइंट हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? वो रिएक्शन जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड के हर एक नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल है 2H2 + O2। अगर हम इसको गिने, यहाँ पे H कितने हैं, हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 हो गया 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हम देखेंगे 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल हो गए 2 और 4 हो गए 6। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 हो गए 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो 2 है इसका मतलब ये ऑक्सीजन को भी है, तो 2 है ऑक्सीजन, तो हो गए 2। तो टोटल एटम्स यहाँ से भी 6 है, यहाँ से भी 6 है। ईच एटम, यहाँ से हाइड्रोजन 4 है, यहाँ से भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ से ऑक्सीजन 2 है, यहाँ से भी ऑक्सीजन 2 है। जितने यहाँ से हाइड्रोजन है उतने ही यहाँ से होने चाहिए, जितने यहाँ से ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड से उतने ही प्रोडक्ट साइड से ऑक्सीजन होने चाहिए। मतलब ईच एटम, द नंबर ऑफ ईच एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ईच एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के सेम होने चाहिए। यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो इसका मतलब है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्कैटर्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको हम बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाई है, ये आयरन है, आयरन यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट साइड में एक ही आयरन है और एक ही एटम है आयरन का, लेकिन यहाँ से 3 है। ऑक्सीजन अगर देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है लेकिन यहाँ पे 4 है, इसीलिए ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो हमें इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है, ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि आयरन यहाँ से 1 ही है, यहाँ से 3 है, ऑक्सीजन यहाँ से 1 है, यहाँ से 4 है, तो ये मानी जाएगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम इसको बैलेंस कैसे करें, हम इसको कैसे बैलेंस करें? फर्स्ट स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप है हमें ये सारे बॉक्सेस में रखने हैं ऐसे। ऐसे हमें इसको बॉक्सेस में रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लिस्ट बनाएंगे नंबर ऑफ एटम्स का, हर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का हम देखेंगे कितने रिएक्टेंट साइड से है, कितने प्रोडक्ट साइड से है।
स्टेप सेकेंड, element, number of atoms on reactant side, number of atoms on product side. यहाँ से हमारे पास एलिमेंट है आयरन, रिएक्टेंट में आयरन 1 है, लेकिन प्रोडक्ट्स में 3 आयरन है। ऐसे हमें ये लिस्ट बनाना है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह से हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में 1 ही है और यहाँ पे 4 है। ये भी अनबैलेंस्ड है, आयरन भी और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। ये लिस्ट बनाने के बाद हमारा आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसमें ज़्यादा एटम्स हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन की, तो वही हम एलिमेंट लेंगे विद मैक्सिमम एलिमेंट, उसी को चूज़ करेंगे जिसके मैक्सिमम एलिमेंट हो, मैक्सिमम एटम्स हो, मैक्सिमम एटम्स हो। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एटम्स है वो है ऑक्सीजन की। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, जो रिएक्टेंट साइड से 1 ही है और प्रोडक्ट साइड से ये 4 है। ये जो केमिकल इक्वेशन है, हम कैसे अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें। हम जो 4 है, यहाँ से ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम यहाँ से लगाएंगे कोएफिशिएंट 4। ऐसे ये इक्वेशन जो हमारी है ऐसे लिखेंगे, Fe प्लस 4 टाइम्स H2O। आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, आपको कोएफिशिएंट में ही लिखना है। Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 ऑक्सीजन और 4 बन गए, यहाँ पे भी 4 है, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो इम्बैलेंस हो गया। 2 4 इंटू R 8, 2 4 R 8, ये अब 8 बन गए। जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हमने 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये 8 बन गए। तो लेकिन हमारे पास ये 2 ही है, इसलिए अब हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, वो भी प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हमने रिएक्टेंट साइड में ये कम थे, तो हमने रिएक्टेंट साइड में इसका कोएफिशिएंट लगाया। अब स्टेप फोर्थ, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम कोएफिशिएंट लगाएंगे इसको, क्योंकि 4 यहाँ पे हमने लिए हैं 8 बनाने के लिए हमने 4 की, यहाँ पे हमें 4 लगाना है। 4 ज़्यादा हमें 8 हो गए, 2 है, अब हमें इसको 8 बनाना है, तो हम इसको यहाँ पे 4 लगाएंगे। तो हमें ऐसे लिखना है, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट लिखेंगे 4। आपको याद ध्यान रखना है, यहाँ पे आप इधर आप कुछ नहीं कर सकते, इधर आप चेंज नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही लिखना है। 4 इंटू 2 हो गया 8, 4 इंटू 2 हो गया 8, आ गया ये बराबर। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन में बैलेंस। अब बारी आती है आयरन की। आयरन यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 3 है।
इट मीन्स हमें रिएक्टेंट साइड में हमें इसको बैलेंस करना है। ये जो वहाँ से 3 दिया गया है, आपको ये भी क्वेश्चन आया होगा कि क्या हम यहाँ से कम नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते? नहीं, उससे फॉर्मूला ही गलत हो जाएगी। तो अब हमारा स्टेप है 5th। यहाँ पे आयरन जो है इसको हम यहाँ पे हम ये 3 आयरन है तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाएंगे 3 टाइम्स Fe। ध्यान रखना है यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। प्लस 4 टाइम्स H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2। तो देखने से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको अरेंज करेंगे, लिस्ट बनाएंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसे। स्टेप 6, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन reactant side, number of atoms on product side। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आयरन, ये कितने हैं आयरन? 3, रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में भी अब 3 है। उसके बाद हम हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन है 2 4 8, 2 4 are 8, यहाँ पे भी 2 4 are 8। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 है, 4, यहाँ से भी ऑक्सीजन जो है वो 4 है। तो ये देखने के बाद हमें पूरा अंदाज़ा होता है कि हमें पूरा दिखता है कि हमारी जो रिएक्शन है अब वो बैलेंस्ड है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 7th, उसमें क्या करना है, ये हमें अब बॉक्सेस से इक्वेशन बाहर निकालनी। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को जो कि हमने बैलेंस की है इसको बॉक्सेस से बाहर निकाल के अब हमें ऐसे लिखना है। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक्स।